गुड मॉर्निंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये यूजफुल सिंबल जो यूज किया जाता है और उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट की वो गिवन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है एक्चुअली ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यहाँ होगा, मीन्स बोर एनर्जी का है। और बोर मैग्नेट्रॉन की यूनिट गैस कांस्टेंट, तो ये यूनिट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ये पढ़ेंगे। तो एक एक जो है आपको वो पॉइंट वाइज है, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। एटॉमिक नंबर का नोटेशन जेड यूज करते हैं। तो दिस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि सपोज आप Na+ ले लेते हैं, तो Na+ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 10 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल आपको बता दिया है। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यूज करते हैं, या एटॉमिक नंबर भी आप लिख सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है। और ये फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये फॉर्मूला जो है ये यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, R डिस्टेंस है, K जो है वो कांस्टेंट, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर यूज करते हैं। V वेलोसिटी है, M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, तो ये रिलेशन यूज करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin टू द पावर 4 θ/2 होता है। तो ये ध्यान में रखना है। आपके पास सपोज रेडियस कैलकुलेट करना है और एटॉमिक मास गिवन है, तो R इक्वल टू R0 a⁻1/3, R0 की वैल्यू 1.3 10⁻⁻13 सेंटीमीटर यूज करते हैं। आइसोटोप क्या होता है, तो जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना। आइसोबार क्या होता है, तो यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और एटॉमिक मास जो है ये सेम हो जाएगा। यहाँ आपका मोस्ले एक्सपेरिमेंट जो है ये ग्राफ प्लॉट करता है रूट ओवर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये आपको ए और बी जो है ये कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो ज्यादा सिमेट्री आएगा। ये मोस्ले का एक्सपेरिमेंट है। आइसोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये सेम होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक्सिस क्या होता है दोस्त, तो जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, जिसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइसो डाइफर क्या होता है दोस्त, तो जिसका A-2Z की वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो A एटॉमिक मास है और Z एटॉमिक नंबर है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आइसो डाइफर बोलते हैं, ठीक है। फोटोन क्या होता है, तो कंसीडर एज मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। मींस फोटोन जो एनर्जी है, 1 फोटोन की एनर्जी आप कैलकुलेट करते हैं, और फोटोन का कोई मास नहीं होता है, ये मासलेस क्वांटिटी होता है, ये ध्यान में रखना है आप। तो यहाँ पे जो है लाइट और अदर वेव जो है एनर्जी जो वो प्रोपागेट करता है आपको वेव के फॉर्म में, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हो आप। और इसके एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये E इक्वल टू mc² थियरी यूज करते हैं, और E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है आपका कांस्टेंट, इसी को आप क्या बोलते हो, तो प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। आप यहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एच जो है, यहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट है ना एच, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये
hc बाय लैम्डा होता है। यहाँ थोड़ा हम लोग 1 बाय लैम्डा को ही क्या बोलते हैं, तो ये जो नोटेशन है वो बेसिकली क्या है, वेव नंबर का नोटेशन है। यूनिट आप सबका क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं। या आप चेक कीजिए, तो एक h और c कांस्टेंट है, तो बार बार इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ध्यान में रखना कि एनर्जी इक्वल टू जो है वो एनर्जी, यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हो तो ये क्या आ जाएगा 12424 अपॉन क्या आ जाता है आपका लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये यूज कर सकते, या 1242 और लैम्डा इन नैनोमीटर। अब दोनों में से आपको जो भी लगे आप यूज कर लो। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए कि सपोज आपको वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। तो नैनोमीटर गिवन है तो ये यूज कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम गिवन है तो ये यूज कर लीजिए। और इसमें आपको सपोज एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी आपको जूल में चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल जाएगा, इसको 1.6 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जूल में मिल जाएगा। और ये है कि क्वांटम इफिशियंसी, इसका मतलब है कि कितना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्ट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। 100% तो इफिशियंसी होता नहीं है किसी चीज का, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में भी आप पढ़े कि वहां पे आप इम्पेरिटी कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे है कि आप किसी का इफिशियंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्टिंग, कितना पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए और उसके लिए कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करो, इसे लिखा है नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रिक्वायर्ड है, ये मीनिंग है। अब इसका एक चीज और, एचसी की यूनिट चाहो तो एचसी की यूनिट ये भी होती है दोस्तों, 12424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये भी यूनिट होता है एचसी का, तो ये ध्यान में रखिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। वैल्यू आप एटलीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान में रखिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप याद करके रख लेना। अब यहाँ से बोर मॉडल जो है ये आप करना है। तो बोर मॉडल में आप देखोगे तो रेडियस से रिलेटेड पढ़ते हैं, एनर्जी से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो रेडियस से रिलेटेड क्या पढ़ते हो आप, तो आर, आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड यूज करते हैं, और ये में होता है। यही आर नॉट की वैल्यू जो है वो बेसिकली आप क्या लिखते हैं, तो आर नॉट की वैल्यू 0.53 हम यूज करते हैं, 0.529 है, तो इसको आप 53 यूज कर लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एनर्जी का कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, वेलोसिटी कर लेते हैं। इसी वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन वी नॉट, ये जो है ये वैल्यू 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एनर्जी से ही रिलेटेड है, तो अब एनर्जी का जो कैलकुलेशन है ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। तो ई एन इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैंने ये लिखा है, अभी ई नॉट की वैल्यू यहाँ जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। इसी का आप जूल में भी लिख सकते हैं, इसी को कैलोरी में भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी यूनिट है सब मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप ध्यान में रखना। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, तो -13.6 और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। इसी का आप यदि देखोगे तो -2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम आ जाएगा आपका। सपोज आपको पर मोल कैलकुलेशन बोलता है तो आप
क्या यूज करोगे, तो 1312 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इसी का आप किलो कैलोरी में लिखोगे तो ये -313.6 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ई की यूनिट आप देख लेना कि आपको किस में पूछ रहा है। आपसे सपोज पर मोल का कैलकुलेट करना है जूल में, ई नॉट की वैल्यू डायरेक्ट आप ये रख लेना और यूज कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है। एक और यूनिट आप याद रख सकते हो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.35 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये कन्वर्जन में आपको थोड़ा यूज होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहीं पे आप देखोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आता है आपको, ये के जेड ई स्क्वायर बाई 2r आता है। आप पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखोगे तो ये आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। और टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा -12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा आपका। तो ये जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है ये तो नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी जो ये इसका मतलब माइनस साइन यूज कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और दिस इक्वल टू ही क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन होल्ड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब समटाइम आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी पूछेगा तो क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो मैं एक यूनिट में बता देता हूँ, रिमेनिंग तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बता देता हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी या 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये देखो आप डायरेक्ट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी का रिलेशन हो गया आपका। वेलोसिटी का आपको बता दिया है, रिडवर्क कांस्टेंट ये यूज करते हैं अभी। चलिए, तो ये हो गया। नहीं, चलिए सॉरी, एक मिनट। अब फ्रीक्वेंसी जो है ये कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी ऑप्शन है आपको कि क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो Vn मीन्स वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट अपॉन 2 पाई Rn मीन्स
आर एन का मीन्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन 2πr। तो यहाँ आप यदि ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा Vn अपॉन 2πRn हो जाएगा। इसकी आप वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए कि Fn इक्वल टू 6.66 10⁻15 Z² बाई N³ हर्ट्ज होता है, ये ध्यान में रखना है आप। तो ये फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है। इसी का अब क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो टाइम पीरियड का रिलेशन है। टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो Tn इक्वल टू वैल्यू जो आएगा 1.5 10⁻⁻16 N³ बाई Z², और ये सेकंड्स आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप क्या क्या चीज देख लिए कि आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। तो इसके लिए पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि सपोज आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जा रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट जा रहे हैं, तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज आप N1 ऑर्बिट पे हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो -13.6 Z² बाई N1² हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और आप नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहे हैं, मीन्स क्या हो जाएगा -13.6 Z² बाई N1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। अब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि लोअर की एनर्जी क्या है, कम होती है, और अपर की एनर्जी क्या है, ज्यादा होती है। तो आप लिख सकते हैं E N2, और मैं यहाँ N2 ग्रेटर देन N1 ये ले लेता हूँ, माइनस क्या हो जाएगा E N1। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा। तो मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ, और Z² 1/N1² माइनस 1/N2² ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये बेसिकली आप कहाँ जा रहे हैं, तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। और आप हायर से लोअर आओगे तो सिस्टम एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसी में साइन केवल चेंज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये ध्यान में रखना है, ये कैलकुलेशन जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये जब आप रिलेट कर लोगे, तो यहीं पे आपसे पूछ देता है ना कि सपोज आप ये N1 है और N2 है, तो N1 से N2 जाना है तो कौन से वेवलेंथ प्रोवाइड करोगे, मतलब कितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि N1 से N2 चला जाए। इसका मतलब लैम्डा क्या काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड। तो जो डिफरेंस होगा वही आपका मिलेगा, है ना, लैम्डा से। इसको क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका 13.6, तो मैं तो इसको जूल में कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 ये Z² हो जाएगा आपका, और 1/N1² माइनस 1/N2² ये आ जाएगा आपका। ये आप वही 1/λ इक्वल टू 13.6 1.6 10⁻⁻19 अपॉन HC, और ये Z² हो गया, ये 1/N1² माइनस 1/N, इसी को R बोलते हैं। यही आपका क्या है, RH है। इसी को रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। रेडबर्ग कांस्टेंट यूज करते हैं। और इसी की वैल्यू जब आप ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 1
09643 सेंटीमीटर इनवर्स आता है ये कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसको ध्यान में रखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 10⁵ याद कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट जो है इसको आप 10⁵ याद कर लीजिए कि ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा का कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा कि लेमडा का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। तो एक चीज और थोड़ा आपको यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ, फिर ये पॉइंट सब समझाते जाऊंगा आपको कि देखो ये लेमडा कैलकुलेशन है। तो सपोज ये आर एच यदि लिखते हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर एडवर्ड कांस्टेंट। और ये इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। यहाँ पे आप लेमडा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर आप 1/RH जेड स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। और ये n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो लेमडा का कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/RH का बार बार कैलकुलेट करना होगा आपको। 1/RH की वैल्यू आप ध्यान रखिए 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू 912 अपॉन जेड स्क्वायर। और ये सब तो वेरिएबल है दोस्तों, तो ये जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो रख देना और कैलकुलेट कर लेना, ये आपको डिफरेंट मिलेगा, है ना। ये और ये आपको बोर्ड जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो आप लिथियम 2+ के लिए, हीलियम प्लस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये यूनिट जो मिलेगा आपको वो एंगस्ट्रॉम जो है ये यूनिट रहेगा। तो ये याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला यदि ध्यान में रखोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते। सपोज आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो वेवलेंथ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू थर्ड यूज कर लीजिए, या फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है तो 4 यूज कर लीजिए, जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है आपका ये कैलकुलेट एनर्जी का कैलकुलेशन इजीली अब आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। अब यहां पर आप एक चीज देखो कि ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको ये जो कैलकुलेशन लेमडा का बताया है ना,
तो यहाँ से आप एनर्जी का भी कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि N1 इक्वल टू जो भी बोलेगा आपको, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और N2 इन्फिनिटी आप यूज कर लेना तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग क्या होगा कि N2 इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेना है, और N1 जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो आप ले लेना और कैलकुलेट कर लेना। इसका मतलब यदि N2 की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। अब यहाँ हाइड्रोजन लाइक बोला है तो जेड यदि आप लिथियम 2+ यूज करते हैं तो जेड 3 हो जाएगा, हीलियम प्लस यूज करते हैं तो जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हो। और ये है एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपको बोला था कि हम लोग लोअर से अपर पे जाते तो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं तो यही अपना क्या था, डेल्टा ई, यही एक्साइटेशन एनर्जी है। और इसके कैलकुलेशन जो है आपको बता दिया, N2 ग्रेटर देन N1 होगा। और सेपरेशन एनर्जी जो होता है इस केस में आप क्या यूज करते हैं, या इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वहां पे आपको क्या करना है, तो इन्फिनिटी यूज कर लेना आप। अब यहाँ इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि जब भी कभी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लिए तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जो है हमेशा यूज करेंगे, और N2 जो है वो आप क्या यूज कर लेना, इन्फिनिटी जो है वो यूज कर लेना। जब आप सेपरेशन एनर्जी यूज करते हैं तो यहाँ N2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा और N1 क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्वेश्चन में जो गिवन होगा आप देख लेना। यहाँ मैं सॉरी मैं यहाँ जिट बोल दिया था आपको। तो जब भी कभी आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा तो ये आपको 1 यूज करना है, ठीक है। और सेपरेशन एनर्जी होगा तो N1 डिफरेंट गिवन होगा, N2 जो है आपको वो इन्फिनिटी यूज कर लेना है तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आप देखते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक 1 मिनट, सपोज ये मेटल है आपके पास, तो ये एनर्जी आप मेटल को प्रोवाइड करते हो। तो मेटल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये है, इसी को आप क्या बोलते हैं कि वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। तो ये एनर्जी है, और जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो वो एच न्यू ले लेते हैं। तो यदि एच न्यू की वैल्यू जो है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका कि एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या करेगा कि प्रोवाइड करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो आप देखोगे तो यही है वर्क फंक्शन, ये आपको मेंशन किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसी का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। तो ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो सपोज आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो कब फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड करते रहिएगा, काइनेटिक एनर्जी कब तक नहीं मिलेगा, जब तक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक क्या रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। और इसके बाद आपके पास यहां तक आपको क्या मिलेगा, तो ये 0 मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। और थ्रेशोल्ड से जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो ये जो आपके पास एनर्जी है
ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है ये होता है, ये ध्यान में रखना है आप। इसी तरह आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का अगर आप प्लॉट करोगे तो फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है। नंबर ऑफ फोटोन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब ये यहाँ से क्यों किया, क्योंकि इसके पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा और वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है ये रहता है, इसका ध्यान रखना है आपको। एक जो है वो आप ग्राफ यूज कर सकते हो, ये हो गया आपका काइनेटिक और इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था उसी को बेसिकली क्या करना है, रोकना है। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हैं। तो एक होता है डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है कि डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिला था उसको रोकना है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी मिला है आप उतना यूज कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी पार्टिकल क्या है, रुक जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी था इसी को तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। यही आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये ध्यान में रखना है आप। चलिए ये हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल वाला आपको बोला था कि ये चीज यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो सपोज आप यहाँ से N1 से N2 जा रहे हैं, तो सपोज N1 इक्वल टू 2 ले लेते हैं, N1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं और N2 इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बीच में ये क्या मिल जाएगा, तो N इक्वल टू 2 और N इक्वल टू 3 ये है। तो आप 4 से 1 पे आओगे तो कितने लाइन पॉसिबल है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आप ग्राउंड से लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड से जैसे ये N1 से आप कैलकुलेट किए तब ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। N की वैल्यू 4 यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं केवल बता देता हूँ करके। तो 4 से 3 भी जा सकते, 4 से 2 भी जा सकते हैं, 4 से 1 भी जा सकते हैं और आप 4 से ये 3 से 2 जा सकते और 3 से 1 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लाइन होने चाहिए अपने पास, तो ये आपका डायरेक्ट ये हो गया, हाँ, और ये लाइन बच गया है ना एक्स्ट्रा। तो टोटल 6 लाइन है। तो आप n की वैल्यू 4 रख लीजिए यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये 6 लाइन जो है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे देखते हैं ये कब यूज करते हैं,
तो जब ग्राउंड से नहीं ले रहे, जैसे 2 से 4 में जाना है ना, 5 से 9 में जाना है आप, तब ये आप यूज करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एन प्लस 1/2, और डेल्टा एन इक्वल टू क्या है आपका, तो डेल्टा एन इक्वल टू N2 माइनस N1, ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से मिल जाएगा आपको। एक जो आप यूज करते हैं ये क्या है कि लाइमन सीरीज जो फॉर्मूला, तो यही यूज करना है। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है कि N1 1 होता है और N2 की वैल्यू 2 3 4 5 आप ऐसे रख सकते हैं। तो जो लाइमन सीरीज होता है वो बेसिकली क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, तो ये ध्यान में रखना है। इसी तरह बाल्मर जो है वो क्या है आपका, विजिबल रीजन में होता है। तो बाल्मर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बाल्मर आप 2 से स्टार्ट करते हैं और 3 4 5 6 ऐसे जा सकते हैं। ये यही कोड करके लिखा हुआ है, अब देखिएगा। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, और ये सब इंफ्रारेड होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसकी मीनिंग जो है ये यहाँ पर आपको मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, ये ध्यान रखना है। ये क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मीनिंग है कि N1 प्लस 1 टू N1, ये यूज करते हैं आप। अब इसके लिए जो है वो क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी मिनिमम है तो मिनिमम आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगा, और मैक्सिमम क्या होगा आपको, वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सीरीज। ये यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट कर रहे उसके बाद, जैसे लाइमन लोग, तो फर्स्ट लाइन क्या होगा, N2 की वैल्यू आपको 2 यूज करना होगा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप यूज करते हो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू N1, और N1 तो सबके लिए अलग है, लाइमन, बाल्मर, पास्कल सबके लिए डिफरेंट है। अब यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका, मिनिमम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, और ये शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ सीरीज हो जाएगा। तो ये कभी आपसे पूछ देता है शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ सीरीज बताना है, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, क्यूफंड का, तो ये यूज कीजिए। तो N2 की वैल्यू इन्फिनिटी और N1 जो आपको लेना है वो डिपेंड करता है कि लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, तो उससे आप यूज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये आपको पढ़ने हैं। तो डी ब्रोगली क्या होता है कि ये आपको डुअल नेचर होता है, मीन्स पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो क्या यूज करते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mv यूज करते हैं। mv जो क्या होता है आपका, तो यही मोमेंटम होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसी का रिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी से आप कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट आप कर लो इसको, तो क्या मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करोगे तो यहां से आपको इसके रिलेशन बता देता हूं मैं। स्पेस, ठीक है।
हाँ, स्पेस थोड़ा एंड में लिख देता हूँ। चलिए सॉरी, थोड़ा वहाँ स्पेस जो है वो मैं लीव करना भूल गया। यहाँ पे यूज कर सकते हो 1 मिनट। स्पेस आई थिंक बहुत कम है। चलो ठीक है, मैं यूज कर लेता हूँ। प्रॉब्ली तो आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये डुअल नेचर है, ये आपको बता दिया है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/mv हो जाएगा। इसी का रिलेशन आप काइनेटिक एनर्जी से भी ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन जो होगा वो लेमडा इक्वल टू H/√2m के का मीन्स काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये रिलेशन होल्ड करता है, ये ध्यान में रखना है। जो इसमें जो एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से रिलेटेड चीज था वो बता देता हूँ। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ एनर्जी है और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड कर, है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग। डी एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि उससे एनर्जी क्या करना, रिलीज करना, कम करना। तो कोई मोशन में है उसको रोकना, तो उसको डी एक्सेलरेटिंग बोलते हैं। एक्सेलरेटिंग का मतलब कि आपको इंक्रीज करना है। तो if charge particle q is accelerated through potential v from rest, kinetic energy equal to mod of q into v। q क्या है, चार्ज, और v जो है ये पोटेंशियल है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H/√2m E इंटू क्यू इंटू वी, ये यूज करते हैं आप। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करोगे, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा स्टॉर्म में यूज करोगे आप, तो √150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान में रखना है आपको। फॉर प्रोटॉन यूज करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू 0.286 टू काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। for alpha particle, lambda equal to 0.143 over kinetic energy in electron volt। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए बता दिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कैलकुलेशन में आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं रहेगा। अब ये वेव जो आप यूज करते हो ना, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखते कि सपोज ये आपके पास ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीट वेव जो बनता है, सपोज आपको ये है, मीन्स ये 1 वेव हो गया आपका, ये 2 वेव हो गया और ये 3 हो गया। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है आपको। तो यहाँ आप यूज कर सकते हो
कि ये बेसिकली कितना हो गया, ये 2 पाई आर हो गया आप देखोगे तो, और दिस इक्वल टू ये चेक करोगे तो क्या बताया था, एन लेमडा, नंबर ऑफ, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ से आप लेमडा का भी कैलकुलेशन ले सकते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन हो जाएगा। और यदि आप लेमडा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन एन। आर एन इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। इसी को आप यूज करोगे तो 2 पाई आर नॉट और ये एन बाई जेड हो जाएगा। तो लेमडा का डायरेक्ट रिलेशन आप ये यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेमडा आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आर नॉट की वैल्यू तो पता है आपको, 0.53 या 529 ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। और ये जितने आप हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या मिलेगा आपको, वेव मिलेंगे किसी भी ऑर्बिट में। तो यदि सेकंड ऑर्बिट है तो 2 कंप्लीट वेव मिलेगा, थर्ड ऑर्बिट है मतलब 3 कंप्लीट वेव मिलेगा। जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिया है तो ये 3 कंप्लीट वेव जो है ये होगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया आपका डे ब्रॉगली वेव इक्वेशन। और यहाँ पे देखोगे तो यही दिया हुआ है, लेमडा यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये 150 और ये v इन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहाँ लिख के दिया है तो आप ध्यान रखना वो पोटेंशियल है आपका। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मींस पोटेंशियल से ही रिलेट किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपके पास पोटेंशियल होगा उसका आप यूज कर लेना यहाँ पे, तो मिल जाएगा आंसर। और ये आयनाइजेशन एनर्जी, और ये यहाँ मैंने आपको अपोजिट बता दिया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। और सेपरेशन एनर्जी तो N1 गिवन होगा आपको और N2 इन्फिनिटी यूज करना है। ठीक है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया है आपको। यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि एक ही टाइम पे आप किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम जो है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी बताया गया है कि ये पोजीशन का और मोमेंटम का मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, h/4 डेल्टा पी को ही क्या m डेल्टा v लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आएगा और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को आप ध्यान रखना, सपोज एनर्जी से रिलेट करना है तो एनर्जी से रिलेशन कैसे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये आप चेक करोगे तो ये m डेल्टा v हो जाएगा और ये आपका ग्रेटर देन h/4 दिया हुआ है। इसी को आप क्या करो कि एनर्जी से रिलेट करना है, तो एनर्जी से रिलेट करने के लिए क्या काम करना होगा आपको कि एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स रहता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा h/4 और यहाँ पे देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4। तो ये भी रिलेशन होल्ड करता है, ये ध्यान में रखना है। और आप हमेशा ध्यान में रखना मास जो यूज करना है आपको वो केजी में यूज करना है, और मास जो है m जो है वो केजी में यूज करना है आपको, और v जो है ये मीटर पर सेकंड जो है ये आप यूज कीजिए, तो ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंजर वेव इक्वेशन है, तो ये केवल आप इक्वेशन याद रखिए ना, ना, तो इससे ज्यादा आपको जन में तो जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी को आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। साइज जो होता है वो बेसिकली क्या है आपका, तो ये वेव फंक्शन होता है ना। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
ये फंक्शन है, इसका आप यूज करते हैं। और ये जो है आपका H पता है आपको, मास पता है, साई पता है, E और V ये काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आप यूज करते हैं। तो इसका आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखो यहां से ये फॉर्मूला जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला h/2π√L L+1 जो यूज करते हैं। अब L की वैल्यू कैसे लेते हैं, है ना, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर्मूला ये ध्यान रख लीजिए, मैं अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2π√S S+1 हो जाएगा। S की वैल्यू हाफ होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आप चेक कीजिएगा, तो एक फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या यूज करते हैं, तो आप n जो है वो यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है आपको, तो ये डिस्टेंस, एनर्जी, ये सब का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो वो क्या बताता है आपको, तो शेप का इंफॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको बताया हुआ है कि ये एस है ना, तो एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो एल एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये इंफॉर्मेशन देता है आपको शेप के बारे में। पी जो होता है वो डम्बल होता है, डी जो है आपका ये डबल डम्बल है, और एफ जो होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आप, ठीक है। तो एन और एड बता दिया आपको। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दें कि आपके पास क्या क्या है, तो यहाँ क्वांटम नंबर जो आप पढ़ते हो, तो फर्स्ट है एन। एन आपको क्या हो जाएगा, 1 2 3 ये आप यूज करते हैं। तो ये n=1, ये क्या के सेल का इंफॉर्मेशन देता है, ये आपका क्या हो जाता है आपका एल, और ये एम एस इंफॉर्मेशन मिलता है आपको। तो ये जो है ग्राफ जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, नंबर ऑफ पीक जो है वो आपको नंबर ऑफ सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एल जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है किस पे, एन वैल्यू पे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपके पास एन है तो एल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 -n-1। मतलब एन की वैल्यू यदि 2 लेते हो तो एल वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू आप 3 लेते हो तो एल वैल्यू 0 1 2 हो जाएगा, मीन्स n-1 तक आपको मिलेगा। इसका आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप n की वैल्यू 1 बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो l=0 हो जाएगा। n=2 बोलते हो तो l=0 और 1 हो जाएगा। n=3 बोलते हैं तो l=0 1 2 इस तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान क्या रखना है आपको कि सपोज आप l की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये किसका इंफॉर्मेशन दे देगा, तो एल वैल्यू जो है आपको यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। L0 किसके लिए होता है, तो s ऑर्बिटल, और l=1 किसके लिए है, p ऑर्बिटल, l=2 किसके लिए है, d ऑर्बिटल, l=3 किसके लिए है, तो f ऑर्बिटल। तो यदि आप n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो ये 1s का इंफॉर्मेशन है। यदि आप ये यूज करते हैं
कि एन की वैल्यू क्या है 2, एल की वैल्यू 0 है, तो ये 2s का इंफॉर्मेशन है ना। 0 किसके लिए होता है, एस के लिए, और एन तो ये, तो एल किस 1 किसके लिए यूज करते हैं, पी के लिए, तो ये 2p हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे ही चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 यूज करोगे तो 3p हो जाएगा, एल की वैल्यू आप 2 यूज कर लोगे तो ये 3d हो जाएगा। तो ये n और l का रिलेशन होता है, ये ध्यान में रखना है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दिया है आपको, तो ये आप यूज कर सकते हो। m जो होता है ये n हो गया, ये l हो गया, और m वैल्यू क्या हो जाता है, तो m जो है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, तो ये क्या होता है -l 2 + l इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो जैसे आप s के लिए लेते हैं, s के लिए क्या हो जाएगा, तो m वैल्यू जो है वो 0 होगा। p के लिए लोगे तो p का l वैल्यू क्या होता है 1, तो -1 0 + 1 हो जाएगा। d के लिए -2 -1 0 + 1 + 2 ये हो जाएगा आपका। और f के लिए यूज करोगे तो -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आप m वैल्यू जो है वो l वैल्यू पे डिपेंड करता है, और -L2 + l इंक्लूडिंग 0 होता है, ये ध्यान रखना है। आप s जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ± हाफ होता है। प्लस आपका मतलब क्लॉकवाइज, माइनस आपका मीनिंग क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये ध्यान में रखिए आप। अब यही से आपको रिमेनिंग कैलकुलेशन है, इसलिए ये बता दिया है। तो बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल, तो ये 2n² हो जाता है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में क्या हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, d में कितना फिल करते हैं आप 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल, nth लेवल में पूछता है तो 2n² फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नंबर ऑफ सब सेल ऑर्बिटल पूछता है तो 2 × 2l + 1 हो जाएगा, l की वैल्यू देख लो आप और लिख लेना आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिटल में पूछ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा सब सेल में 2l + 1, तो कि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल मिल जाएगा। नंबर ऑफ सब सेल इन मेन एनर्जी सेल क्या हो जाएगा n, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा n², ये यहां से आप कर सकते हो। तो सपोज आप इसका ऑर्बिटल चेक करोगे तो यहाँ 1 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये आप चेक करोगे तो यहाँ 1 ऑर्बिटल होगा। इसका चेक करोगे तो 1 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 4 ऑर्बिटल हो जाएगा। इसका आप चेक करोगे तो 1 + 3 + 5 9 ऑर्बिटल, तो n = 3 है तो टोटल ऑर्बिटल 9 है, तो n² हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। एल वैल्यू आपको बताया हुआ है, एस के लिए 0 p d f तक ही नहीं होता है, जी एच आदि के भी आप लिख सकते हो, लेकिन अपने को काम जो है एफ तक ही खत्म हो जाता है जितने आपके पास एलिमेंट हैं, तो इसलिए हम लोग एफ तक ही रखते हैं, जी भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो वो प्रिंसिपल क्या बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये हाइड्रोजन के लिए आपको बताया हुआ है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यदि n = 4 है तो 4s 4p 4d ये होगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज करते हो तो ये एनर्जी अलग अलग हो जाता है, जैसे 1s है 2s है 2p है 3s, सबकी एनर्जी अलग है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो n + l रूल यूज किया जाता है। n + l वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबसेल ऑफ डिफरेंट एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ n + l रूल। तो n + l वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी इलेक्ट्रॉन वहां इंटर करता है, जब n + l वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो n वैल्यू जिसका मिनिमम होगा वहां पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ये ध्यान में रखना है। सपोज आपको 3p और
4s में कैलकुलेट करना है। तो इसकी n वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और l वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, l वैल्यू 1, तो ये 4 हो गया। इसका चेक करोगे तो n वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और l वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये भी 4 हो गया, दोनों इक्वल आ गया आपका। तो आपको n वैल्यू चेक करना था। n वैल्यू मिनिमम किसका है 3p का, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 3p में इंटर करेगा फिर 4s में। तो ये इस तरह बनाया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऑफ वो प्रिंसिपल है। तो कभी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना रहता है तो 2 mod s + 1 यूज करते हैं। s क्या होता है, टोटल स्पिन होता है। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना तो s मिल जाएगा, s की वैल्यू यहाँ रख देना तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको मिल जाएगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z - सिग्मा। ये एक्चुअली क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। ये रिपल्सिव फोर्स है। तो जेड इफेक्ट का मतलब नेट फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका कि अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव, इसी को क्या बोलते हैं, तो जेड इफेक्टिव बोला जाता है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो √n n+2, तो यहाँ x यूज किया गया है, x+2। x जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। यदि मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, या ऐसा बोलिए आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक होगा। ये ध्यान में रखना है। अब ये जो आपका रेडियल नोड है, नोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0। तो रेडियल नोड कैलकुलेट कैसे करते हैं, n-l-1 फॉर्मूला यूज करते हैं। एंगुलर नोड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, l जो है वो आपको नंबर ऑफ एंगुलर नोड के बारे में बता देता है, और टोटल नोड तो इसका सम ले लीजिएगा, n-1 जो है यही आपका टोटल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ये 1s 2s 2p सबके लिए करके दिया है, तो और सेम भी है। तो मैं यहाँ पे आपको सबके लिए ड्रॉ करके बता देता हूँ कि 1s के लिए कैसे करते हैं, 2s के लिए। तो देखो सपोज आप 1s कैसे करना, ये केवल ध्यान रखना, आप काम चल जाएगा आपका। ये साई और आर का ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब आप एस के लिए करोगे तो ये न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मैक्सिमम पे होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करते जाएगा। ऐसे ही दूसरा ग्राफ आप साई स्क्वायर का प्लॉट कर लीजिए और आर का, तो ये पॉजिटिव है, मतलब स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये ग्राफ ऐसे कहीं आ जाएगा। अब जब आप 4π r स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ और रेडियस का ग्राफ प्लॉट करते, ठीक है, तो ये हमेशा ओरिजिन से आप स्टार्ट करना। और एक चीज ध्यान देना कि आपके पास नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने मिल रहे हैं। तो 1s के लिए क्या हो जाएगा n-l-1। तो ये जब आप यूज करोगे तो 1 - 0 - 1 0, मतलब x एक्सिस पे ये कभी भी कट नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। और कभी भी आप 4π r² साई स्क्वायर यूज कीजिएगा तो ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब इसको नोड में काउंट मत कर लेना, है ना। तो नॉट ए रेडियल नोड, ठीक, ये ध्यान में रखना। जितना आपके पास रेडियल नोड कैलकुलेट करके आया है उसमें 1 ऐड कर देना और उतना ही जो है आप बना देना यहाँ पे। ये समझ में आया। तो ये 1s के लिए। ऐसे ही आप सोचो 2s के लिए आपको करना है। तो 2s के लिए क्या करोगे, तो 2s के लिए आप कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये अब आप जब 2s के लिए लिखो तो 2s के लिए क्या हो जाएगा ये, तो ये कैलकुलेट आप करोगे तो ये साई और आर है, आपको क्या बोला था n-l-1। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 2 - 0 - 1 1 आ गया। मतलब ये ग्राफ जो होगा ना एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगा, मतलब आर।
तो स्टार्ट तो यहीं से करना है, ऐसे तो न्यूक्लियस के क्लोज होगा और ये वन टाइम कट करेगा और ये ऐसे आगे। इसी तरह जब आप प्लॉट करोगे साई स्क्वायर और आर, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव में जो साई वाला ग्राफ बन रहा था उसका आप मिरर इमेज ले लेना, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे करके बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। और इसके लिए क्या सिखाया था आपको कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर का ग्राफ। तो इसके लिए करोगे तो आपको हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है और जितना रेडियल नोड आ रहा है 1 क्या बोला था आपको, ऐड कर लेना, तो आपको 2 हीप मिलेगा। मतलब पीक जो मिलेगा यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पीक 2 मिलेगा, तो एक ऐसे बना लेना और एक ऐसे बना लेना। तो सेकंड पीक इंक्रीज होगा, थर्ड वाला और ज्यादा हो जाएगा, ऐसे हो। और इस केस में थर्ड वाला जो बनेगा तो और छोटा बनेगा और कम होते जाएगा, ऐसा मीनिंग लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप जब 3s के लिए फॉर्म करोगे तो 3s के लिए क्या हो जाएगा, ये तो ये साई और आर का ग्राफ है, तो 3s के लिए क्या मिलेगा, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो n माइनस एल माइनस 1 है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 3 माइनस 0 माइनस 1 2, मतलब 2 टाइम्स। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 टाइम्स कट किया और ये 2 टाइम्स, और इसके बाद ऐसे। अब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी आप कर देना कट, ऐसा नहीं करना। अब ये जब आप साई स्क्वायर और आर का ग्राफ लोगे तो यहाँ ये जो नेगेटिव फॉर्म हो रहा है इसको भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव। और आपको बताया था कि क्या करना, ये डिक्रीज करते रहना, ये और ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। जब आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करोगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ, तो यहाँ कितने मिल जाएंगे आपको, तो ये ऐसे मिलेगा। तो ये ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एस के लिए है ना, ये एस के लिए आपने प्लॉट किया है। अब ऐसे ही जो है वो पी के लिए कर लेते हैं। तो जब आप 2p के लिए करोगे, आप ध्यान रखना एस के लिए साई और साई स्क्वायर हमेशा टॉप से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप p के लिए करोगे या d के लिए करोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करोगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट करो। तो जब आपको ये साई और आर का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये कैलकुलेट कर लो पहले दोस्त, n माइनस एल माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 0। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करना है और एक्स एक्सिस को एक भी टाइप कट नहीं करना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और ऐसे हो जाएगा। जब आप साई स्क्वायर का ले लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही हो जाएगा, इससे ज्यादा हाइट का रहेगा। और ये कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या सिखाया था कि क्या करना है, जितने आपके रेडियल नोड आ रहे 1 ऐड कर देना है, उतना पीक बना देना है और स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करना है, तो यही ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सबका कर सकते हैं। तो एस का साई और साई स्क्वायर मैक्सिमम से होगा, पी डी ये सब रहेगा, तो आप हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना और जितना रेडियल नोड आ रहा है आपको उतना बेसिकली क्या करना, एक्स एक्सिस पे कट कर देना, तो काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यही यूज करते, यही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो इसके लिए क्या काम करते हो आप, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो जब आप क्रोमियम का लिखते हो, है ना, तो क्या हो जाता है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये d4 है, यदि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाएगा तो d क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, तो ये लिखते हैं क्रोमियम के लिए। ऐसे ही चेंज जो है वो कॉपर के केस में करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से आप ट्रांसफर कीजिएगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका फुलफिल्ड हो जाएगा, डी फुलफिल्ड हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये एक एक्सेप्शनल रहते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सेप्शन है, तो ये आपको आना चाहिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।